नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे संसद की कार्रवाई की, फिर बात करेंगे दिल्ली में जारी पोस्टर वॉर की, उसके बाद बात करेंगे रामलीला मैदान में जुटे किसानों की, फिर जिक्र होगा कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की और आखिरी में बात होगी सीएम धामी की दिल्ली दौरे और पीएम मोदी से मुलाकात की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। बजट सत्र के दूसरे चरण के 14वें दिन भी संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्ष और सत्ताधारी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य अडानी समूह के मामले में जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की है। तो बता दें, लगातार दोनों सदनों में गतिरोध बनाया हुआ है और लगातार दोनों पक्षों के बीच संग्राम जारी है और इसी के चलते जो है एक के बाद एक सदन की कार्रवाई स्थगित होती जा रही है, जहां सत्ता पक्ष एक ही मांग कर रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो, तो दूसरी ओर विपक्ष की भी एक ही मांग है कि जेपीसी की गठन हो, अडानी मामले में जेपीसी का गठन हो। बता दें कि इसी के चलते एक के बाद एक राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होती चली आ रही है। 14वें दिन भी यही देखने को मिला नजारा और बता दें कि इसी के चलते कार्यवाही आगे नहीं चल पा रही है। एक के बाद एक सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी जा रही है। 14वें दिन भी यही सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी और अडानी के नारे भी सदन में लगाए जा रहे हैं। इसी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित पे स्थगित होती जा रही है। सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित होने के बाद जो है लगातार बाधाएं आ रही हैं, जिस वजह से नारेबाजी भी विपक्ष की तरफ से सुनने को मिल रही है और लगातार विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। तो जेपीसी की गठन की मांग हो रही है लगातार अडानी मामले में, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। लगातार विपक्ष जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और एक के बाद एक सदन की कार्रवाई 14वें दिन भी स्थगित हो गई। तो विपक्ष का मुद्दा अडानी का है और वहीं सत्ता पक्ष का मुद्दा जो है वो राहुल गांधी है कि राहुल गांधी सदन में आए और माफी मांगी। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है विदेश में जाकर, उससे देशवासियों को तकलीफ हुई है और आके माफी मांगे, ये सत्ता पक्ष का कहना है लगातार। तो वही देखिए, विपक्ष भी एक ही मुद्दा उठा रहा है सदन में कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता क्यों रद्द की गई और इसी के साथ अडानी मामले में भी जेपीसी की गठन की मांग जो है लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, जिस वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। लोकसभा की बात कर ली जाए या राज्यसभा की बात कर ली जाए, लगातार स्थगित होती जा रही है दोनों सदनों की कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के साथ दिनकर जुट पड़े हैं हमारे साथ। दिनकर, देखिए आज 14वें दिन है, आज भी यही सिलसिला देखने को मिला, आखिर ये कब तक चलेगा? स्वीटी, सबसे पहले आपको बता दें कि लगातार आज 14वां दिन है दूसरे चरण के कार्यवाही का, बजट सत्र का, लेकिन इस दौरान भी आज संसद नहीं चल पाया। आपको बता दें, इससे पहले विपक्षी दल ने सुबह 10 बजे के करीब बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक का नेतृत्व किया। इस दौरान विपक्ष ने रणनीति बनाया कि किस तरीके से सदन में हम चर्चा की मांग करें और किस तरीके को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में आगे आते हैं। उसके बाद फिर टीएमसी के सांसद, कांग्रेस के सांसद बेल के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। लेकिन विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि सदन की कार्रवाई चलने का मौका सरकार हमें नहीं दे रही है, तो हम शांति बहाल करें, शांति बहाल करके सदन की कार्रवाई चलने दें। लेकिन एक तरफ विपक्ष जहां जेपीसी की मांग को लेकर, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर आक्रामक है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लग रही है। जबकि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, इसके बाद भी राहुल गांधी सदन के अहम मुद्दे बने हुए हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि सदन के बाहर लगातार बयानबाजियों का भी दौर जारी है। एक तरफ जहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाती है, तो वहीं हम लोगों को थर्ड क्लास मानती है। आखिर न्यायपालिका पे भी अब दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि
आखिर क्या जरूरत थी राहुल को 3-3 स्टेट की सीएम को सूरत ले जाने की और सूरत ले जाने की, शक्ति प्रदर्शन करने की। न्यायपालिका का अपना कानूनी प्रक्रिया था, कानून के तहत जाते, अपील दायर करते और घर वापस आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार वो हमलावर है। उनके तरफ से पवन खेड़ा ने बयान में क्या कहा कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया नए नए बीजेपी में गए हैं, उनको अपनी जगह बनानी है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। एक गौर करने की चीज़ और भी, आज कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आज 3 साल बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डायरेक्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया पे हमला बोला, जबकि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है, कब तक चलेगी कोई आकलन नहीं लगा सकता। पूर्वानुमान एक आम इंसान भी लगा लेता है कि सदन की कार्रवाई 11 बजे की शुरुआत होगी, 2 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित होगी और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। स्वीटी, यानी शुरू होते ही सदन में हंगामा करना है, नारेबाजी करनी है, सदन की कार्रवाई को बाधित करना है, लगातार यही मोटिव रह गया है। अडानी मुद्दा तो बाद में उठाया जाएगा, लेकिन यही मोटिव लग रहा है कांग्रेस की तरफ से रह गया है, विपक्ष की तरफ से रह गया है, जो कि सदन में लगातार उठाया जा रहा है। स्वीटी, सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष अगर एक तरफ जहां अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है, वहीं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी के मुद्दे को ही तुल दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ से लड़ाई की स्थिति मौजूद है, लगातार दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं हो रही है कि नहीं शांति से बात को, मामले को समझे और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। दोनों एक तरफ से रुख अख्तियार कर लिए लड़ाई की और आपस में वाद विवाद की, इस वजह से सदन नहीं चल पा रहा है। छुट्टी जी, देखिए पिछले दिनों भी देखा था किस तरीके से कांग्रेस के तमाम सदन के जितने भी मेंबर्स हैं वो काले कपड़े पहन के आए थे। कुछ सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन जाहिर करने आई थी, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आज का क्या माहौल रहा? आज भी काले कपड़े पहन के वो लोग आए थे? बिल्कुल, आज भी काले कपड़े पहन के कांग्रेस और विपक्षी दलों के जितने सांसद थे वो सभी विपक्षी दल की बैठक में भी शामिल हुए। उसके बाद सदन में भी काले कपड़े ही पहनकर पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान कई सांसद ऐसे भी दिखे जो कि सफ़ेद कपड़े में हमेशा की तरह दिखाई दिए, लेकिन मामला सफ़ेद कपड़े और काले कपड़ों का नहीं है स्वीटी, मामला संसद की कार्रवाई चलने की कि आखिर ये कब तक होगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अब 15 दिन होने को है, कल 15वां दिन हो जाएगा इस चीज़ का। अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। क्या सरकार या फिर लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर मिलकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, इस चीज को लेकर बातचीत करें कि आखिर कब तक हम संसद की कार्रवाई को स्थगित करते रहेंगे, कब तक देश की जनता के पैसों का हम दुरुपयोग करते रहेंगे। स्वीटी जी दिनकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने जहां मोदी हटाओ देश बचाओ और अनपढ़ वाले पोस्टर लगाए थे, तो वहीं अब बीजेपी ने भी आपको पोस्टर की भाषा में ही जवाब दिया है। हाल ऐसा जैसे मानो कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को कहना चाह रही हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उसने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई है और इसके साथ ही तंज कसते हुए लिखा है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी के करप्ट चोर मचाए शोर। तो आपको बता दें कि दिल्ली में ये पोस्टर वॉर लगातार देखने को मिल रहा है। आज भी यही सिलसिला देखने को मिला जब आप मचाए शोर के पोस्टर जो है वो ट्वीट किए गए थे। ज़्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अगर बात की जाए तो देखिए ये पोस्टर वॉर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहाँ तक जाएगा? जी देखिए स्वीटी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है, क्योंकि पिछली बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर वार लगाए गए थे कि देश बचाओ तो प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ। तो उसी को देखते हुए फिर भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए कि मुख्यमंत्री को हटाओ और दिल्ली बचाओ। तो ये दोनों पोस्टर वार जो है जारी है। आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के उसमें मुक्त करते हुए जो पोस्टर है वो जारी किया। कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार है उसी को देखते हुए इन चारों लोगों का जो पोस्टर में जो नाम आ रहा है, चारों लोगों के फोटो लगा के जो है आज फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया ट्विटर हैंडल से इस पोस्टर को जो है ट्वीट किया और इस पर जो साफ तौर पर यही लिखा है कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार के लोग इस पार्टी के अंदर जो है रुके हुए हैं। जी, अगर बात की जाए तो इसके बाद से क्या कुछ प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से आई नितिन?
बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस ट्विटर को देखते ही, पोस्टर को देखते ही उन्होंने पलटवार किया है कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं डरे हुए हैं उसी चीज़ को देखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है आम आदमी पार्टी को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है, लोकसभा जो चुनाव होगा उस चुनावों को देखते हुए, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उस पर सवाल खड़े किए थे। गुजरात में जो है 25,000 का जो है यहाँ पर जो है जुर्माना भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे लगाया था, लेकिन उसके बाद इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है जारी किए जा रहे हैं, पोस्टर बार जारी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी इधर से पोस्टर बार जारी करती है, तो उधर आम आदमी उसके भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी खुद पोस्टरों को जो है जारी कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर सिचुएशन जो हो गई है ये यही हो गई है, तू डाल तो मैं पात। देखिए बिल्कुल उस तरीके देखा जाए कि जिस तरीके जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से यही है कि तू डाल में पात, तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी इधर से तंज कस रही है, तो उधर से भारतीय जनता पार्टी भी तंज कस रही है। दोनों पार्टियों को जो पोस्टर बाहर है वो घमासान मचा हुआ, आप देखना यही होगा कि जिस तरीके से 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, इस चुनावों के लिए कितना भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस रही है, तो दोनों जो है पोस्टर वार जारी कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है नए पोस्टर जो है जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है प्रतिक्रिया भी जो है बताई जा रही है। इस तरीके की जो घटनाएं लियास रोड डेली जो है निकल के आ रही है, और कहा जाता है कि इस पोस्टर से जो है पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो पोस्टर थे वो लगाए हुए थे, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये पोस्टर यहाँ पर जारी कर दिए थे, तो उसी के बाद जब से घमासान जारी रहा। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो किसानों और मजदूरों से जुड़ी मांगों को लेकर बुधवार से दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर संघर्ष रैली आयोजित की गई है। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में किसान रामलीला मैदान पहुंचे हैं। खेतीहर मजदूर यूनियन, सीटू, अखिल भारतीय और भारत और किसान महासभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि एमएसपी गारंटी कानून, निजीकरण बंद करने, कॉर्पोरेट परस्त नीतियों को खत्म करने, किसानों की खुदकुशी रोकने और लेबर कोड निरस्त करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर इस रैली का आयोजन किया गया है। तो बता दें ये तस्वीरें जो है दिल्ली के रामलीला मैदान से सामने आ रही है, जहां पे इस रैली का आयोजन किया गया है। सरकार के खिलाफ ये रैली जो है ये निकाली जा रही है और कई मांगों को लेकर ये रैली निकाली जा रही है, जो आपकी तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक और मोर्चा सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसान खोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है स्वीटी, इससे पहले भी किसान लगातार सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किए थे, और किसानों की मांग यही है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और निजीकरण के विरोध में किसान हैं। यानी कि आज देश भर से किसान आए, रामलीला मैदान में किसानों को एक जमघट लगा और सरकार को चेतावनी दी कि देखिए 2024 का चुनाव नज़दीक है और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, जिसमें राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, कर्नाटक आता है। जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो स्वीटी दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर खेती अपार होती है, यानी कि इनको कृषि प्रदेश के रूप में भी संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश के चावल को जीआई टैग भी है, साथ ही अलग अलग वेराइटीज़ की जो फार्मिंग होती है वो छत्तीसगढ़ में होती है। तो इन दो राज्यों में विशेष तौर से सरकार का फोकस भी है और किसानों की सीधे सीधे चेतावनी की देखिए विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो ये बात कहीं ना कहीं सरकार के लिए आने वाले समय में ठीक नहीं होगी। मोर्चेबंदी किसान कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान हम कई बार सुन चुके हैं और उन्होंने खुले मन से कहा है कि इस सरकार को किसानों की मांग है वो जायज़ नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी जो 3 कृषि कानून थे, जो काले कानूनों की संज्ञा किसानों ने दी थी, उन किसानों के 3 काले कानूनों को तो वापस ले लिया गया, लेकिन कई मांगे ऐसी हैं स्वीटी जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है। और इसी का आज नतीजा था कि देश भर से किसान, अलग अलग किसान संगठन यहाँ पर आते हैं रामलीला मैदान में और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, मोर्चाबंदी करते हैं। वो कौन कौन सी मांगे हैं जो किसान के द्वारा रखी गई है सरकार के सामने, और क्या ये रैली एक दिवसीय है या लगातार चलती रहेगी, क्या जानकारी है शिवम इसको लेकर? देखिए ये एक दिवसीय रैली है और 2024 के आम चुनाव से पहले ये एक चेतावनी है किसानों की कि पहले जो हुआ
जब कोरोना काल भी चल रहा था, हम देख रहे थे दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए थे, गाजीपुर बॉर्डर पे और तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का प्रदर्शन चला, लंगर होते थे और किसान अपने घर परिवार को छोड़ के, और अधिकतर जो किसान आए थे स्वीटी वो आए थे पंजाब राज्य से, और पंजाब के अलावा अलग अलग प्रदेशों के भी किसान थे। और किसानों का ऐसा दावा है कि इसमें प्रदर्शन के दौरान कई किसान शहीद भी हो गए थे जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे। हालांकि उनके द्वारा कोई हिंसा नहीं फैलाई गई, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सीधा सीधा संदेश है एक सरकार को कि सरकार की जो मांग है एमएसपी पर कानून, एमएसपी पर फसलों का उचित उन्हें जो रेट है वो मिले। एमएसपी पर सरकार ने बात तो कही, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर, स्वीटी मंडियों के अंदर जो एमएसपी रेट है वो किसानों को नहीं मिल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि किसान खून पसीना बहाकर मेहनत करता है, खेती करता है, और उसे उसकी फसल का दाम उचित रेट में ना मिले तो फिर किसान को क्या मिलेगा। अन्नदाता बेहाल है, तंगहाल है, ये बात किसानों के द्वारा कही गई। और मांग यही है सरकार से कि उनकी जो फसल है, जो फसल वो कर रहे हैं, उसका उचित रेट उन्हें मिले, उन्हें वाजिब दाम मिले, ताकि उनका, उनके परिवार का, उनके बच्चों का भरण पोषण आसानी से हो सके। इसके साथ साथ निजीकरण का विरोध किसान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मंडियां हैं उन पर बिजनेसमैन का आधिपत्य है, तो इसके छुटकारा पाने की भी मांग किसान स्वीटी कर रहे हैं। जी, अगर बात की जाए तो क्या ये रैली खत्म हो चुकी है शिवम? आसपास के सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ है? देखिए, एक दिवसीय ये रैली थी, और एक दिवसीय रैली से नहीं कहेंगे, एक तरह से कहेंगे विरोध प्रदर्शन कहेंगे। एक जगह किसान इकट्ठा हुए और सुरक्षा के लिहाज से हालांकि तमाम इंतजाम किए गए थे, क्योंकि लाल किले पर जो खालिस्तानी झंडा लहराया गया था, उस तरह की वाकया हालांकि दोबारा देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये रैली नहीं थी, उस दौरान रैली थी, और रैली के हिसाब से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। हालांकि किसानों ने पहले ही कह दिया था कि ये विरोध प्रदर्शन शांति से होगा, शांति रूप से होगा, और इसमें किसी प्रकार की कोई कहते हैं रैली या कोई आक्रोश यात्रा इस तरह का कुछ नहीं निकाला जाएगा। एक शांति मार्च था, एक तरह से विरोध प्रदर्शन था, जिसमें देश भर से किसान संगठन इकट्ठा हुए, और ये आज का प्रदर्शन था। एक दिन के लिए सभी किसानों को बुलाया गया था, सरकार को चेताने के लिए, सरकार को अपनी बात कहने के लिए। हालांकि इससे पहले जब हमने देखा, जब किसान विरोध पर थे, तो कई दौर की वार्ता किसानों के साथ हो गई थी। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि खुद ग्वालियर से आते हैं, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर उनका संसदीय लोकसभा क्षेत्र है, और ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है स्वीटी जहां सबसे ज्यादा धान होता है। धान यानी कि चावल, मध्य प्रदेश के चावल को जीआई टैग है। किसी भी फसल को जीआई टैग होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, वो अपनी बात किसानों से कह चुके हैं। किसानों को कई मर्तबा आश्वासन मिल गया है, लेकिन सवाल स्वीटी यही कि आखिरकार आश्वासन कब तक किसान झेलेंगे। किसानों को चाहिए कि जो सरकार आश्वासन दे रही है वो एग्जीक्यूट हो, वो जमीनी स्तर पर आए, ताकि किसानों को उसका सीधा तौर से लाभ मिले। जी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए मामले डराने लगे हैं। केस की संख्या के साथ ही अब मौत के मामले भी हर दिन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 4,435 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 15 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले मंगलवार को 3,038 कोरोना के मामले दर्ज हुए थे। बता दें, इसमें 9 लोगों की जान गई थी। अकेले राजधानी की बात की जाए तो दिल्ली में 4 अप्रैल को यहां एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई और महाराष्ट्र में 711 मामले सामने आने के साथ ही 4 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। छोटे से राज्य उत्तराखंड में भी महज 20 दिन में मौत के 3 मामले सामने आया है। फिर कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको लेकर जो है एक चिंता सरकार के मन में जो है वो पैदा हो गई है। लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम केस में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए बीते दिन की तो 3,000 से 4,000 तक कोरोना के मामले 24 घंटे के अंदर जो है वो सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या भी काफ़ी बढ़ के आ रही है और इसी के चलते जो है सरकार चिंता में आ गई है कि किस तरीके से एक बार फिर से कोरोना का तांडव तो नहीं देखने को मिलेगा। इसी के लिए तमाम एडवाइजरी भी जारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी बैठकें हो रही हैं, पीएम मोदी भी इस पे बैठक कर रहे हैं, तमाम राज्यों के सीएम भी बैठक कर रहे हैं ताकि
कोरोना को काबू में रखा जाए। जिस तरीके से तांडव देखने को मिला था पिछले साल, वैसे ना देखने को मिले। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, एक बार फिर से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कोरोना की दस्तक एक बार फिर हो चुकी है और इस कोरोना की दस्तक से चाहे स्वास्थ्य महकमा हो या सरकारें हो, दोनों ही यहाँ पर चिंतित नजर आ रही है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा यहाँ पर हो रहा है, संक्रमितों की संख्या रोजाना यहाँ पर बढ़ रही है। साथ ही जो चिंता का विषय है वो यही है कि मरने वालों की संख्या, यानी कोरोना संक्रमण के चलते जो व्यक्तियों के मरने का जो आंकड़ा है उसमें भी लगातार इजाफा यहाँ पर हो रहा है। अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश में 4,000 से ज़्यादा मामले अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं पिछले 24 घंटे के भीतर। अकेले अगर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर छोटे राज्यों की अगर हम बात करते हैं, जिसमें उत्तराखंड राज्य भी सम्मिलित होता है, तो उन राज्यों में भी कोरोना की दस्तक लगातार सरकारों के लिए चिंता का विषय यहाँ पर बन रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में पिछले 72 घंटे के भीतर 100 से ज़्यादा मामले यहाँ पर आ चुके हैं। 3 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो यहाँ पर 300 से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, वो सरकारों के लिए भी चिंता का विषय है, विभाग के स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरी है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड के जो नियम हैं, उन नियमों का आम जनता यहाँ पर सही तरीके से पालन करें ताकि कोविड संक्रमण से वो बचे रह सकें, कोविड संक्रमण आगे भी ना बढ़ सके। इसके अलावा अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुविधाएं बेहतर कराने के लिए लगातार विभाग अपने स्तर पर काम यहाँ पर कर रहा है। डॉक्टर अपने स्तर पर अपनी ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो कोरोना संक्रमण है वो आगे ना बढ़ सके। जो इससे इन्फेक्टेड जो मरीज हैं, जो संक्रमित जो मरीज हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो राज्यों का जो ये कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है, जो दिशा निर्देश जारी हुए, उनका पालन राज्य अक्सर से यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जिस प्रकार से बदलता मौसम ये कह सकते हैं कि उत्तरी राज्यों के लिए बड़ा चिंता का विषय बना, तो ऐसे में अगर समय रहते हुए सरकारें और स्वास्थ्य विभाग नहीं चेतता है, जनता सरकारों का सहयोग नहीं करती है, तो फिर आने वाले दिनों में जो कोविड संक्रमण के जो मामले होंगे और बढ़ते हुए नजर आएंगे। सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय ये बनता हुआ नजर आ जाएगा। जी, सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से पिछले दिनों कोरोना ने तांडव मचाया था, वो तांडव फिर से ना मचाया जाए। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ हिदायत जो है वो जनता को दी गई है? बिल्कुल, लगातार जो कोविड का जो नियम है उन नियमों का प्रचार प्रसार यहाँ पर विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। लोगों से लगातार स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां, उन जानकारियों को डॉक्टर के साथ साझा करने के लिए कहा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना संक्रमण आगे ना बढ़ सके। अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी चाहे आईसीयू बेड हो, वेंटिलेटर्स हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या ऑक्सीजन बेड हो, उन सभी की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है। जो मेडिकल कॉलेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। दूसरे जो निजी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के साथ समन्वय बनाने का काम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना का जो संक्रमण है वो आगे ना बढ़ सके, लोग कोरोना संक्रमण से बचे रह सके। आम जनता के बीच में जो इसके सावधानियां, जो बचाव के जो काम है, जो नियम होने चाहिए, उनका प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स अपने स्तर पर मरीजों को यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि वो अगर उन्हें कहीं पर भी हल्की सी सर्दी खांसी की या बुखार की कोई शिकायत आती है तो उन्हें अपने नज़दीकी डॉक्टर से उन्हें सलाह लेनी चाहिए, उनका अपना डॉक्टर परीक्षण करवाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से उन्हें बचना चाहिए। ये आम जनता के लिए भी लगातार एडवाइजरी यहाँ पर दी जा रही है। ऐसे में सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अगर आम जनता सरकारों का सहयोग करती है तो फिर कोरोना संक्रमण की इस महामारी से फिर से बचा जा सकता है। जी, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा उत्तराखंड राज्य में विकास के लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े जरूरी प्रस्ताव केंद्र को देने का काम किया। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा राज्य में विकास का पहिया तेज गति से घुमाने वाला है। तो बता दें कि 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
और यही दिल्ली दौरा उनका काफ़ी कुछ उत्तराखंड को दे सकता है, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और उनके सामने बातें रखी, किस तरीके से उत्तराखंड में जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उनको बताया कि इन परेशानियों का समाधान सिर्फ केंद्र सरकार ही दे सकता है। चाहे बांध की समस्या हो, जोशीमठ की समस्या हो या फिर चारधाम यात्रा में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है, उन सब के लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और उनके समक्ष परेशानियां रखी और इससे उत्तराखंड को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि मील का पत्थर साबित होने वाला है इनका ये दिल्ली दौरा। लगातार हमारे साथ अभी कैंतरा बने हुए हैं। अभी देखिए 3 दिवसीय दिल्ली दौरा उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर किस तरीके से साबित होगा, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय अपने दिल्ली दौरे से लौट कर आ चुके हैं। आज उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात रही वो राज्य के विकास के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। वित्त मंत्री के सामने जो प्रस्ताव उनकी तरफ से रखे गए, केंद्रीय रेल मंत्री के सामने जो प्रस्ताव उनकी तरफ से रखे गए, वो राज्य में विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाले यहाँ पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से राज्य को विकास के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया है, क्योंकि राज्य में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। तो इस दौरान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करते हैं तो फिर इस चारधाम यात्रा का सुरक्षित और सुखद संदेश पूरे देश और दुनिया में फैलेगा, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन की जो स्थिति है और बेहतर होती हुई नजर आएगी। साथ ही ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार का आभार भी यहाँ पर प्रकट किया गया है, जो मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, चाहे जमनानी बांध को लेकर हो या फिर दूसरी विकास की जो परियोजनाएं जिनमें अभी तक केंद्रीय जो बजट जारी किया गया उससे राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्थिक पैकेज की मांग यहाँ पर करी है। जो जोशीमठ जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं, जो भूदशाओं के चलते प्रभावित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज, आर्थिक पैकेज यहाँ पर मांगा गया है, ताकि उनके पुनर्विस्थापन, उनके जो पुनर्वास की जो परियोजना है, जो रणनीति बनाई गई, उस रणनीति पर सरकार आगे चल सके, उनको लाभ यहाँ पर पहुँचाया जा सके। इसके अलावा जो सौंग बांध है, उस सौंग बांध के लिए भी 774 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से मांगे गए, ताकि देहरादून में जो पानी की जो समस्या आने वाले दिनों में और विकराल रूप ले सकती है, उस पानी की समस्या का समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। क्योंकि लगातार ग्रेविटी वाटर का जो स्तर है, उस स्तर से जो आम जनता की जो प्यास है उसको बुझाया जा सकता है। लगातार राज्य सरकार इस दिशा में यहाँ पर काम कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री से जो प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए उसमें राज्य में जो रेल की जो परियोजना है, चाहे आपके नए रेल मार्ग बनाने के हो या फिर नई रेलें संचालित करने का हो, उन सभी की मांग यहाँ पर की गई है, ताकि उत्तराखंड राज्य में विकास की रफ्तार और तेज हो सके, आम जनता को उन विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। ये इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि आने वाला समय चुनावी वर्ष का है, तो ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार से ज्यादा योजनाओं में मदद मांगना चाहती है, ताकि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड के लिए और विकास के पथ पर उत्तराखंड अग्रसर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।